देखिए, पाकिस्तान के न्यूक्लियर स्टेट बनने की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस स्टोरी में हर तरह का मसाला है, जैसे जेलसी, डेस्परेशन, इंटेलिजेंस, फ्रॉड, क्राइम, मनी लॉन्ड्रिंग, इसराइल मिडिल ईस्ट डिस्प्यूट एंड 1971 का इंडिया पाकिस्तान वॉर। तो कहानी की शुरुआत होती है 18 मई 1974 से, जब ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के तहत भारत ने राजस्थान के पोखरण रेंज में अपना पहला सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट किया। अब इस ऑपरेशन को स्माइलिंग बुद्धा इसलिए कहा जाता है क्योंकि 18 मई 1974 को बुद्ध पूर्णिमा यानी कि भगवान बुद्ध की जयंती थी। 12 किलो टन ऑफ टीएनटी वाले इस ऐतिहासिक धमाके की खबर ने अचानक ही पूरी दुनिया के इंटेलिजेंस कम्युनिटी का ध्यान भारत की तरफ मोड़ दिया। लेकिन पोखरण से लगभग 6000 किलोमीटर दूर नीदरलैंड्स के यूरेनियम इनरिचमेंट प्लांट में काम कर रहे पाकिस्तान के मेटलर्जिकल इंजीनियर अब्दुल कादिर खान को इस खबर ने अंदर से हिला दिया। अब देखिए, कादिर खान के डर और डेस्परेशन की वजह साफ थी। एक तो पाकिस्तान ऑलरेडी 1971 की जंग हार कर अपना एक हिस्सा यानी कि बांग्लादेश गंवा चुका था, और उसके सिर्फ 3 साल बाद ही भारत ने पोखरण में परमाणु धमाका कर दिया। इससे पहले कि भारत न्यूक्लियर पावर बन जाए, पाकिस्तान को अपना न्यूक्लियर गेम बूस्ट करना था। इसी बेचैनी में अब्दुल कादिर खान ने पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को एक लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया कि किस तरह से हाईली इनरिच्ड यूरेनियम पाकिस्तान के न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के सपने को पूरा कर सकता है। अब यहां पर कादिर खान अपने प्रपोजल को लेकर कॉन्फिडेंट थे, क्योंकि उनके पास नीदरलैंड्स में हाईली इनरिच्ड यूरेनियम के साथ काम करने का एक अच्छा एक्सपीरियंस था। इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री भुट्टो को बार बार लेटर लिखा, और फाइनली जब प्रधानमंत्री ने कादिर खान से बात की तो वो इम्प्रेस हुए, और कादिर खान को पाकिस्तानी सरकार की हरी झंडी मिल गई। एक बार गवर्नमेंट से क्लियरेंस मिलने के बाद शुरू हुआ दशकों लंबा चलने वाला न्यूक्लियर मटेरियल्स का इलीगल एंड क्रिमिनल ट्रांसफर। इसके बाद पाकिस्तान को चाहिए था टेक्नोलॉजी, रॉ मटेरियल और इन चीजों को खरीदने या स्मगल करने के लिए ढेर सारा पैसा। बात करते हैं पैसे की। आज हमारे पास FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग को काउंटर करने का काम करती है। लेकिन 70-80 के दशक में मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए कोई इफेक्टिव मैकेनिज्म नहीं थी। इसी कमजोरी का फायदा उठाकर कादिर खान और पाकिस्तानी सरकार ने बेनामी कंपनीज एंड न्यूक्लियर ब्लैक मार्केट का एक इंटरनेशनल नेटवर्क चलाना शुरू किया। अब पाकिस्तान को न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के लिए जो भी फंड चाहिए था वो सप्लाई हो रहा था गल्फ कंट्रीज से। लेकिन यहां पर सवाल यह है कि गल्फ कंट्रीज पाकिस्तान की मदद क्यों कर रही थी। देखिए, 1967 में जब 6 डे वॉर हुआ, जिसमें इसराइल ने अरब देशों को बहुत बुरी तरह से धोया था, तब पाकिस्तान अरब देशों का सपोर्ट कर रहा था। लेकिन ना तो पाकिस्तान के पास और ना ही किसी अरब देश के पास न्यूक्लियर वेपन था, जबकि इसराइल 1967 तक न्यूक्लियर पावर बन चुका था। तो जब पाकिस्तान के न्यूक्लियर एंडेवर की खबर अरब देशों तक पहुंची तो उन्होंने पाकिस्तान को फाइनेंशियली सपोर्ट करने का फैसला किया। अब यहां पर सवाल यह है कि पैसा अरब देशों से पाकिस्तान कैसे आएगा। अब इसके लिए फ्रॉड का सहारा लिया गया। 1972 में पाकिस्तानी सिटीजन आगा खां के द्वारा एक फ्रॉड इंस्टीट्यूशन सेटअप किया गया, जिसका नाम था बैंक ऑफ क्रेडिट एंड कॉमर्स इंटरनेशनल। अब इस बैंक ने धड़ल्ले से अरब देशों का पैसा बेनामी और नंबर्ड अकाउंट्स के जरिए पाकिस्तानी सरकार को ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। तो अभी तक की स्टोरी में पाकिस्तान ने पैसे का जुगाड़ तो कर लिया, अब बारी है टेक्नोलॉजी या डिजाइन एंड रॉ मटेरियल्स की। पहले बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। देखिए, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि नीदरलैंड्स के यूरेनियम इनरिचमेंट प्लांट में अब्दुल कादिर खान ऑलरेडी अपनी नॉर्मल जॉब कर रहे थे। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बनाने की महत्वाकांक्षा या एम्बिशन को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने जॉब प्रोफाइल से बाहर जाकर इंफॉर्मेशन और इनरिचमेंट इक्विपमेंट्स के डिजाइन को कलेक्ट करना स्टार्ट किया। अब चैलेंज ये था कि ये सारा इंफॉर्मेशन और डिजाइन सेफली पाकिस्तान तक कैसे पहुंचाया जाए। यहां पर पाकिस्तान ने जुगाड़ और डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी का सहारा लिया। सबसे पहले बात करते हैं जुगाड़ की। देखिए, इंफॉर्मेशन का सोर्स था नीदरलैंड्स और डेस्टिनेशन था चकलाला, रावलपिंडी इन पाकिस्तान। चकलाला यानी कि पाकिस्तान का पोखरण, जहां पर पाकिस्तान का पहला न्यूक्लियर एक्सप्लोजन टेस्ट किया जाना था। अब यहां पर पिक्चर में आता है अब्दुल कादिर खान का भाई कुदूस, जो कि KLM रॉयल डच एयरलाइंस में काम करता था। इसने इंफॉर्मेशन को नीदरलैंड से बेल्जियम में ट्रांसफर किया। फिर बेल्जियम में स्थित पाकिस्तानी एम्बेसी ने डिप्लोमेटिक बैग्स का इस्तेमाल करते हुए उन इंफॉर्मेशन को पाकिस्तान तक पहुंचा दिया। देखिए, डिप्लोमेटिक बैग्स को बाय लॉ इम्यूनिटी मिली होती है कि उन्हें कस्टम विभाग चेक नहीं कर सकता, यानी कि डिप्लोमेटिक बैग्स को सिर्फ भेजने वाला और रिसीव करने वाला ही खोल सकता है। तो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी के इस लूपहोल का इस्तेमाल करते हुए ये इंफॉर्मेशन बेल्जियम से पाकिस्तान तक स्मगल की गई। अब देखिए, जाहिर सी बात है, न्यूक्लियर प्लांट एक सेंसिटिव जगह होती है।
यानी कि किसी भी सस्पिशियस एक्टिविटी को बहुत आसानी से पकड़ा जा सकता है। तो इसी कारण इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के चक्कर में कादिर खान की एक्टिविटीज को रेड फ्लैग कर दिया गया और उनकी जॉब प्रोफाइल को चेंज करके उन्हें एक लेस सेंसिटिव प्रोजेक्ट दे दिया गया। रेड फ्लैग होने के बाद डच पुलिस ने कादिर खान पर निगरानी और कड़ी कर दी, लेकिन खान की किस्मत यहां पर बहुत अच्छी थी। डच पुलिस के अरेस्ट करने से ठीक पहले उन्होंने यूरोप छोड़ दिया और पाकिस्तान आ गए और अपने साथ लेकर आए नीदरलैंड्स के न्यूक्लियर इनरिचमेंट प्रोग्राम का ब्लूप्रिंट। अब यहाँ पर आप देखिए कि किसी भी ब्लूप्रिंट या टेक्निकल ड्राइंग से आप बॉम्ब नहीं बना सकते। बॉम्ब तो छोड़िए, आप एक सिंपल सा फैन नहीं बना सकते। ब्लूप्रिंट को हकीकत में उतारने के लिए आपको चाहिए रॉ मटेरियल्स एंड सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स। तो गाइज अभी तक पाकिस्तान को पैसा मिल गया, ब्लूप्रिंट मिल गया था, अब चाहिए था रॉ मटेरियल्स एंड इक्विपमेंट्स। सबसे पहले बात करते हैं इक्विपमेंट्स की। ये वो दौर था जब पाकिस्तान एक सुई भी चाइना से इंपोर्ट करता था। आप देखिए तो आज भी कमोवेश वही स्थिति है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान को बना बनाया इनरिचमेंट इक्विपमेंट्स यूरोप से इंपोर्ट करना होगा। लेकिन नीदरलैंड से यह खबर फैल गई थी कि पाकिस्तान का एक इंजीनियर इनरिचमेंट प्लांट के ब्लूप्रिंट को लेकर फरार है। इस बात को ध्यान में रखते हुए इनरिचमेंट इक्विपमेंट्स को नो एक्सपोर्ट लिस्ट में डाल दिया गया। यानी कि अब पाकिस्तान के सामने ये प्रॉब्लम थी कि वो इनरिचमेंट इक्विपमेंट्स को बना बनाया इंपोर्ट नहीं कर सकता था। तो अब इस प्रॉब्लम को उन्होंने कैसे सॉल्व किया, इसके लिए पहले एक एग्जांपल को समझते हैं। अब मान लो कि पंखा या फैन को नो एक्सपोर्ट लिस्ट में डाल दिया गया और आपके पास फैन का टेक्निकल डायग्राम या ब्लूप्रिंट है, तो आप मोटर के पार्ट्स, ब्लेड एंड स्टार्टर को सेपरेटली इंपोर्ट करके फैन को असेंबल कर सकते हो, क्योंकि मोटर, ब्लेड और स्टार्टर फैन के अलावे स्टील फैक्ट्री से लेकर मिक्सर ग्राइंडर तक में यूज किए जाते हैं। तो पाकिस्तान ने भी यही किया। इनरिचमेंट इक्विपमेंट्स के छोटे छोटे पार्ट्स जैसे वैक्यूम ट्यूब्स, यूरेनियम कन्वर्जन इक्विपमेंट, येलो केक एटसेट्रा को पाकिस्तान की दूसरी कंपनियों के जरिए इंपोर्ट करके पाकिस्तान में ही इनरिचमेंट इक्विपमेंट्स को असेंबल करना शुरू किया। अब पाकिस्तान के पास इनरिचमेंट इक्विपमेंट तैयार है। इसके बाद पाकिस्तान को चाहिए रॉ मटेरियल। तो बात करते हैं रॉ मटेरियल या येलो केक की। यूरेनियम का रॉ मटेरियल है यूरेनियम ओर, जिसकी फिल्ट्रेशन के बाद इम्प्योर यूरेनियम ऑक्साइड या येलो केक मिलता है। इस येलो केक से प्रोड्यूस होता है यूरेनियम फ्लोराइड गैस। फिर इस गैस को सेंट्रीफ्यूज में डालकर यूरेनियम 238 से सेपरेट किया जाता है यूरेनियम 235 और इसी यूरेनियम 235 का यूज करके बनता है एटॉमिक बॉम्ब। यानी कि अब पाकिस्तान को सिर्फ येलो केक की जरूरत है। लेकिन दुनिया में येलो केक का मेजर प्रोड्यूसर है जर्मनी और जर्मनी ने येलो केक को नो एक्सपोर्ट लिस्ट में डाल रखा है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पाकिस्तान ने रुख किया दूसरे सोर्सेस का, जैसे वेस्ट अफ्रीका का एक देश है नाइजर, जहां पर बहुत भारी मात्रा में यूरेनियम पाया जाता है। लेकिन पाकिस्तान के सामने अब यह सवाल था कि नाइजर से यूरेनियम कैसे मिले। देखिए, पाकिस्तान के न्यूक्लियर एंडेवर को लगभग पूरा मुस्लिम वर्ल्ड सपोर्ट कर रहा था, जिसमें से एक था नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री लीबिया। अब यहां पर पिक्चर में आते हैं लीबिया के एक्स प्राइम मिनिस्टर और रिवॉल्यूशनरी लीडर मुअम्मर गद्दाफी, और पॉपुलरली नोन एज कर्नल गद्दाफी, जिसने लीबिया के एक गुट को तख्ता पलट करने में मदद की थी और उसी गुट का आज लीबिया पर शासन था। तो कर्नल गद्दाफी के कहने पर लीबिया ने पाकिस्तान को अपने यूरेनियम माइंस का एक्सेस दे दिया। तो इस तरह से ब्लैक मार्केटिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, एक मजबूत किस्मत, पाकिस्तानी गवर्नमेंट एंड मुस्लिम वर्ल्ड के सपोर्ट ने अब्दुल कादिर खान के सपने को पूरा कर दिया और आखिरकार पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को इंडियन टाइम के अनुसार 1445 आवर्स पर अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट चंगई 1 कंडक्ट किया। पाकिस्तान का 28 मई 1998 का ये न्यूक्लियर टेस्ट 11 और 13 मई 1998 को भारत के दूसरे न्यूक्लियर टेस्ट के रिस्पॉन्स में किया गया था। इस घटना ने पाकिस्तान को एक न्यूक्लियर पावर कंट्री एंड अब्दुल कादिर खान को पाकिस्तान का एक नेशनल हीरो बना दिया और इसी कारण कादिर खान को आज फादर ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब के नाम से भी जाना जाता है। तो गाइज, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आप अपना ओपिनियन पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में कमेंट में शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।